देख रहे हैं दिनार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हुमा आलम। कोरोना को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी है। फिर से वही सावधानियां बरतनी है, मास्क लगाना है, भीड़ से दूरी बनानी है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। लेकिन सवाल एक बार फिर से सभी के मन में ये उमड़ रहा है कि आखिर इस कोरोना से कब छुटकारा मिलेगा, या फिर नया वेरिएंट कितना खतरनाक होगा, या फिर कोरोना के लिए जो वैक्सीन अभी तक लगवाई है क्या वो नए वेरिएंट पर कारगर होगी। इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमने बातचीत की जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा से। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ डॉक्टर विकास मिश्रा ने इस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कहा और भविष्य में किस तरह की कोरोना वैक्सीन की आवश्यकता होती है, इस पर भी उन्होंने विस्तार से बताया। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 आरटी-पीसीआर लैबोरेटरी का नोडल ऑफिसर हूँ। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से भी एसोसिएटेड हूँ। सर, एक बार फिर से कोरोना की बात हो रही है। लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तमाम तरह के सवाल उनके मन में है। तो सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि क्या ये जो जिस कोरोना की बात हो रही है, कौन सा वायरस है ये? जी, देखिए, कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है और लगभग साल डेढ़ साल और अभी लगेंगे, ये हमारे बीच से जाएगा नहीं। जो कोरोना वायरस है, ओरिजिनल ये एक आरएनए वायरस था जिसमें एक ये कैपेसिटी थी कि अपने आप में ये म्यूटेशन करने की बहुत क्षमता रखता था। तो जब ये पहली बार चाइना में डिटेक्ट हुआ था, वो ओरिजिनल स्ट्रेन वुहान स्ट्रेन थी। वुहान स्ट्रेन के बाद एक अल्फ़ा वेरिएंट बना जो कि यूके में आया और यूके में इसने फर्स्ट वेव का कारण बना। हमारे इंडिया में भी केसेस आए और फर्स्ट वेव का कारण बना। उसके बाद ये वायरस फिर से म्यूटेट होके डेल्टा वेरिएंट बना और डेल्टा वेरिएंट डायरेक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसने इन्फेक्शन किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी हुई और हमारे यहाँ सेकेंड वेव का कारण हुआ। फिर से ये वायरस म्यूटेट होके एक ओमिक्रॉन वेरिएंट बना। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट में खासियत ये थी कि इसमें म्यूटेशन की संभावना बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा म्यूटेट करके ये अपनी बहुत तरह की सब लीनिएजेस या सब वेरिएंट बना चुका है। तो ये वायरस बहुत ज़्यादा म्यूटेट करता है और ख़ास करके म्यूटेशन ऐसे लोगों में होती है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो, यानी कि जो 50 साल से ऊपर हों, जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है, हाइपरटेंशन की शिकायत है, जो क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट हैं, जिनको कैंसर के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है या कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स चल रही हैं जिनकी वजह से प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो अभी तक इस वायरस के बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं और जितने भी म्यूटेशन हुए हैं वो कम प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्ति में म्यूटेट हुए। जैसे हम ओमिक्रॉन की बात करें तो ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में एक HIV पेशेंट में म्यूटेट होकर नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बना था। इस समय ओमिक्रॉन का BA.5 सब वेरिएंट जो है उसमें से 2 सब लीनिएज हैं, BA.5.1.7 और BF.7। ये ज़्यादातर केसेस संक्रमित हो रहे हैं और ये इंक्रीज़ इन केसेस का कारण बन रहा है। अभी अगर आप चाइना की बात करें तो वहाँ पे ये दोनों लीनिएज मौजूद थी, जबकि BF.7 वेरिएंट ने लीड लिया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े। और जो चौथी लहर चाइना में आ रही है और उसकी आसपास की कंट्री जैसे जापान, कोरिया वगैरह में, वहाँ पे ये BF.7 सब लीनिएज BA.5 वेरिएंट का है, सब वेरिएंट का, जो कि ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है। यानी कि हमारे बीच से कोविड अभी गया नहीं है और लगभग साल 2 साल जाएगा भी नहीं, इसलिए हमको कोरोना से सावधान रहना है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, BF.7 जो है वो कोविड का ही वेरिएंट है और ये ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है इसकी सब लीनिएज BA.5 का ये एक सब लीनिएज है। इसकी खासियत क्या है, इसने म्यूटेट करके अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है संचार के लिए, पैथोजेनिसिटी में चाहे वो स्ट्रॉन्ग ना हो, यानी उसकी R0 वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम अल्फ़ा की बात करें जो पहली लहर का कारण बना था, उसकी R0 वैल्यू 3 से 4 थी। लगभग एक संक्रमित व्यक्ति 3 से 4 को कर सकता है। उसके बाद दूसरी लहर आई, वायरस म्यूटेट हुआ, उसने अपनी R0 वैल्यू बढ़ा ली, यानी डेल्टा वेरिएंट की जो R0 वैल्यू थी वो 7 से 8 थी, यानी एक व्यक्ति 7 से 8 लोगों को संक्रमित कर सकता है।
तीसरी लहर जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से आई थी उसकी आर नॉट वैल्यू डेल्टा से भी ज़्यादा थी, यानी कि आर नॉट फैक्टर उसका 12 से 13 था। क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही सब लीनिएज है, इसने अपने आप को और थोड़ा सा संचार में बढ़ा लिया है, तो इसकी आर नॉट वैल्यू सस्पेक्टेड है 17 से 18, यानी एक व्यक्ति जो संक्रमित है वो 17 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया में एक हाइब्रिड इम्यूनिटी यानी वैक्सीन और नेचुरल इन्फेक्शन के कारण मोर देन 50 to 60% ऑफ पॉपुलेशन में ये हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। तो अगर आप लहर की बात करें तो हमारे यहाँ अभी कोई लहर आने की संभावना नहीं, केसेस थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। लहर हम तब बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा तादाद में केसेस बढ़ते हैं, तो केसेस तो बढ़ेंगे लेकिन इन्फेक्शन होगा, लेकिन वो इन्फेक्शन कितने हद तक हॉस्पिटलाइज करेगा ये हमें भविष्य बताएगा, जिसकी संभावना बहुत कम है। ये जो वायरस है ये बहुत ही म्यूटेट करता है, तो ये खाली इंडिया पे नहीं निर्भर करता है, लहरें आती रहेंगी। ये लहरें कब तक आएंगी? जब तक कि हमारे पूरे वर्ल्ड में हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती है। तो भारत में तो वैक्सीनेशन का जो कवरेज है वो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जो पुअर वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप देखिए वैक्सीनेशन की तादाद बहुत कम है। तो जितने भी नए म्यूटेंट वेरिएंट्स डेवलप होते हैं वो ऐसी जगह डेवलप होते हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन का जो कवरेज है वो बहुत कम है। वहाँ पे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशन है वहाँ पे अगर वायरस इन्फेक्ट करता है तो उन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशन में ही म्यूटेंट डेवलप होता है। जैसे कि ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में एक HIV पेशेंट जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम थी उसमें डेवलप हुआ था। तो जब तक कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन वैक्सीनेशन से कवर नहीं हो जाती है और ये नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा हाइब्रिड इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती, तब तक लहरें आती रहेंगी। और जनरली ये देखा गया है जितनी भी महामारियाँ हुई हैं, हमारे यहाँ महामारियाँ, इसके पहले स्पेनिश फ्लू की महामारी आई थी तो उसमें भी लगभग ऐसे ही था कि शुरू के 3-4 वेव्स आई थी। पहली वेव के बाद दूसरी वेव, दूसरी के बाद तीसरी और चौथी, और धीरे धीरे ये वायरस नेचुरल इम्यूनिटी एक्वायर्ड होने के कारण और वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी एक्वायर्ड होने के कारण धीरे धीरे ये एक सीजनल बीमारी हो गई। यानी कि सीजनल आएगा और उसके लिए जो लोग हाई रिस्क हैं यानी कि ओल्ड पॉपुलेशन या मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ वो अपना वैक्सीनेशन ले लें। जैसे कि स्वाइन फ्लू पे भी शोध हो चुका है। जैसे कि ये जो H1N1 स्वाइन फ्लू था जब शुरू में आया था तो इसने एक महामारी का रूप लिया था, ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। फिर धीरे धीरे इसके खिलाफ लोगों में नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट के द्वारा इम्यूनिटी डेवलप होती गई और अब एक ये सीजनल बीमारी हो गई, यानी कि ये अक्टूबर-नवंबर के बाद डेवलप होती है और फरवरी तक ख़त्म हो जाती है। तो जितने भी हाई रिस्क केसेस होते हैं जैसे कि ओल्डर पॉपुलेशन हो गई, रीनल पेशेंट्स हो गए, डायबिटिक पेशेंट हो गए, वो सिंगल शॉट इस डोज का लेते हैं। इसी तरह से कोविड का भी हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के ये जो वायरस है ये स्ट्रॉन्ग होने की बजाय वीक होता जाएगा, इतना म्यूटेट कर जाएगा कि एक सीजनल वेरिएंट की तरह आएगा और हाई रिस्क पॉपुलेशन को ही वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। देखिए, आप जो वैक्सीन की बात कर रही हैं, वैक्सीन का फ़ायदा एक होता है कि ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बना देती, यानी लड़ने की क्षमता। वैक्सीन जब कभी भी व्यक्ति लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो संक्रमित नहीं होगा, वो संक्रमित होगा, लेकिन अगर उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है यानी वैक्सीन के कारण उसकी एंटीबॉडी सेफ लेवल पे बनी हुई हैं तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट या वेंटिलेटर की सपोर्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि एक नॉर्मल जो वायरल इलनेस होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, उस तरह का उसको 7 से 8 दिन लगेंगे और वो वायरस से इन्फेक्ट होके चला जाएगा। हाँ, लेकिन उस समय उसमें ये क्षमता होती है कि वो खुद तो वैक्सीन से बचा हुआ है लेकिन वो दूसरों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको वो संक्रमित कर रहा है, अगर वो बुज़ुर्ग हैं या उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो उनके लिए वो वेरिएंट खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो भारत का रिपोर्ट कार्ड शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है। भारत में लगभग 7% 60% जो कम्युनिकेबल डिजीज़ वर्ल्ड में है उसकी वैक्सीन्स भारत बाहर सप्लाई करता है, जिसपे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन्स बहुत फेमस हैं।
इन्हीं दोनों कंपनियों ने कोविड की वैक्सीन बनाई है। कोरोना की जो दोनों कोविशील्ड या कोवैक्सीन की हम बात करें तो ओरिजिनल जो अल्फ़ा वेरिएंट था उसके खिलाफ इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी थी, करीब 90% से ऊपर थी। उसके बाद जब डेल्टा वेरिएंट आया तो डेल्टा वेरिएंट में थोड़ी सी कम हुई, लेकिन 70% तक इनकी एफिकेसी थी। ओमिक्रॉन वेरिएंट में भी इनकी एफिकेसी 70% है, लेकिन कम है। यानी कि ये वायरस तो अपने आप में म्यूटेट करता जा रहा है। तो म्यूटेशन करने के कारण जो वैक्सीन्स बनी हैं वो ओरिजिनल स्ट्रेन्स के खिलाफ बनी, यानी कुछ हद तक वो प्रतिरोधक क्षमता देंगी, लेकिन उनकी एफिकेसी नए वेरिएंट पे घटती जाएगी। तो अब समय आ गया है कि नई वैक्सीन का प्रोडक्शन होना चाहिए और बेहतर ये होगा कि मल्टी वैलेंट वैक्सीन बने, यानी कि ऐसी वैक्सीन जिनमें अल्फ़ा, डेल्टा, ओमिक्रॉन के जितने भी सब वेरिएंट हैं उनके पार्टिकल्स हों, यानी कि एक सुपर वैक्सीन की तरह वो काम करे और वेरिएंट अगर म्यूटेट भी हो रहा है तो उसकी एफिकेसी बढ़ेगी। तो इस पे अभी शोध और काम करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। जैसे रोज़ाना ख़बरों में ये रहता है कि जैसे कि लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, उन पे होगा तो लेकिन असर कम होगा। और दूसरा, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो लगभग सभी इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोविड-19 से। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो भी वेव आएगी या जो भी लहर होगी वो कम प्रभावशाली होगी। ये मानना कितना सही है? आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है और कुछ हद तक आप बहुत सही कह रही हैं। देखिए, चाइना में ये जो लहर आई है, चौथी लहर, उसका कारण क्या है? अगर आप ध्यान से देखें, चाइना ने ज़ीरो कोविड पॉलिसी लागू कर रखी थी, यानी कि अगर उनके किसी भी प्रांत में एक भी संक्रमित व्यक्ति होता है तो उस पूरे प्रांत को लॉकडाउन कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ लोग जो संक्रमित हुए वो वहीं कंटेन कर दिए गए, तो नेचुरल इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो पाया लोगों में। दूसरा कारण क्या था कि उनकी जो वैक्सीन्स हैं, चाहे वो साइनो फार्मा की वैक्सीन हो चाहे साइनोवैक की वैक्सीन हो, ये प्रूव हो चुका है कि उसकी एफिकेसी बहुत कम थी, लगभग 39 to 40%, इससे ऊपर नहीं थी। यही कारण है कि ब्राज़ील और दूसरे देशों ने जिन्होंने ऑर्डर दिया था चाइनीज़ वैक्सीन का, उन्होंने इसको वापस कर दिया। तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि वैक्सीन की एफिकेसी तो कम थी, उसके अलावा वैक्सीन बहुत कम तादाद में लोगों को लगी है। ओनली 35 to 40% ऑफ पॉपुलेशन वॉज वैक्सीनेटेड। और चौथा कारण ये था कि हमारी जो पॉपुलेशन है चाइना की, इस समय बुज़ुर्गों की तादाद वहाँ पे ज़्यादा है, यानी 50 साल के ऊपर के लोग बहुत ज़्यादा हैं एडल्ट पॉपुलेशन में, यंग पॉपुलेशन बुज़ुर्गों की तादाद में बहुत कम है। तो इन चारों कारणों के कारण, यानी कि वैक्सीन भी इफ़ेक्टिव नहीं थी, बहुत कम लोगों को लगी, ज़ीरो कोविड पॉलिसी के कारण और बूढ़े लोगों के कारण वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और एक हाइब्रिड इम्यूनिटी, यानी कि नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी प्लस वैक्सीन के द्वारा दी हुई इम्यूनिटी, इसको हाइब्रिड इम्यूनिटी बोलते हैं। वो हाइब्रिड इम्यूनिटी वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाई, जिसके कारण बहुत ज़्यादा केसेस संक्रमित हो रहे हैं और हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में नंबर 1 हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन यंग एडल्ट है, बुज़ुर्गों की तादाद बहुत कम है, 50 साल से ऊपर का अगर आप रेशियो देखें तो यंग पॉपुलेशन से कम है। उसके अलावा हमारी जो वैक्सीन है, चाहे आप कोवैक्सीन की बात करें चाहे कोविशील्ड की बात करें, उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। ना केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी लोगों ने इस पर टेस्ट किए, शोध किए और पाया गया कि हमारी वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 70% से ऊपर रही। इसके अलावा हमारा वैक्सीन का जो कवरेज है वो बहुत अच्छा रहा। 220 करोड़ के ऊपर कोविड की वैक्सीन दी जा चुकी है। अगर पर्टिकुलरली फर्स्ट डोज की हम बात करें तो 97% of adult population has already been vaccinated with first dose. 93% of population has already been vaccinated with second dose. अभी जो प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज की अगर हम बात करें तो कुछ दिनों पहले तक हमारा उसका रेशियो बहुत कम था, 35 to 40% ही हमारे प्रिकॉशन डोज लोगों ने ली थी। लेकिन जब से सोशल मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा ये पता लगा कि कोविड दोबारा आ सकता है, उसकी लहर दोबारा आ सकती है, तो अब प्रिकॉशन डोज में भी लोगों की तादाद बढ़ गई है। अगर ये भी बढ़ जाता है तो इसके कारण हमारी जो इम्यूनिटी है वो इंटैक्ट है। इसके अलावा हमने कभी भी ज़ीरो कोविड पॉलिसी फॉलो नहीं करी। शुरू में लॉकडाउन तो हुआ,
लेकिन लॉकडाउन के समय भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, चाहे वो पॉलिटिकल कारण के कारण हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन साउथ से नॉर्थ में माइग्रेट हुई थी लेबर्स के रूप में। इसके कारण नेचुरल इन्फेक्शन ज़्यादातर तादाद लोगों में हुआ। तो वैक्सीन से प्रोड्यूस हुई इम्यूनिटी और नेचुरल इन्फेक्शन से प्रोड्यूस हुई इम्यूनिटी में हाइब्रिड इम्यूनिटी इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हद तक डेवलप हो चुकी है, जिसके कारण कोविड के केसेस पॉजिटिव तो आ सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और ऑक्सीजन सपोर्ट बहुत कम लोगों में रहेगा। उनकी भी तादाद हो सकती है 1 से 2%। वो 1 से 2% कौन होंगे? ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रिकॉशन डोज नहीं ली है, जो 50 साल से ऊपर हैं, जिनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, रीनल फेलियर, कैंसर के पेशेंट इत्यादि हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। प्रिकॉशन डोज लें, किसी भी तरह की मिथ्या में ना पड़े कि वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। अपनी प्रिकॉशन डोज पूरी करें और एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें।